हेलो एवरीवन, दिस इज नुसरत ख्वाजा वेलकम्स यू ऑन द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ उड़ान आईएएस एकेडमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से एक एमसीक्यूज की सीरीज लॉन्च की गई है विच इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स। उसी एमसीक्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेकर के आई हूँ इंग्लिश के एमसीक्यूज की सीरीज। तो एमसीक्यूज डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी। जो अभी वीडियो अपलोड होगा और आगे भी कुछ दिनों तक जो इंग्लिश के वीडियोज अपलोड होंगे एमसीक्यूज के, वो टॉपिक वाइज होंगे। तो टॉपिक वाइज क्यों? टॉपिक वाइज मतलब कि चैप्टर वाइज। जो भी जनरल इंग्लिश का सिलेबस है आपके सीजीपीएससी और व्यापम में, तो जनरल इंग्लिश के सिलेबस में जो भी चैप्टर है उसके वीडियोस हम टॉपिक वाइज आपके लिए अपलोड करेंगे। इसका ये फायदा होगा कि देखिए, हम बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे टॉपिक को, चैप्टर को बुक से पढ़ लेते हैं या कहीं से भी पढ़ लेते हैं, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते, हम फंस जाते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होता। तो अगर हम एमसीक्यूज के मिक्स्ड क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, बट फिलहाल अभी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हमारे चलेंगे, जिससे आपको ही फायदा होगा कि एक एक टॉपिक की क्लैरिटी होगी, आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया जाएगा और उसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है उन कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा। तो ये बात हो जाएगी कि एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने लगेंगे एग्जाम में, और आप प्रैक्टिस भी करेंगे कहीं से भी तो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है इंग्लिश का आर्टिकल्स। आर्टिकल्स टॉपिक पे डिस्कशन होगा आज। एमसीक्यू सॉल्व करेंगे हम along with the concepts used in that questions। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमको आर्टिकल बहुत ही इजी लगता है कि सिर्फ ए एंड द लगाना है, फिर भी क्वेश्चंस इसके गलत हो जाते हैं एग्जाम में। बहुत ज्यादा चांसेस है आर्टिकल के क्वेश्चन गलत होने का। तो उसका रीजन क्या है ये हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो कॉन्सेप्ट हमको लगाना है जब भी आप आर्टिकल के क्वेश्चंस को देखें, तो पहली चीज जो हमको लगानी है वो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो हमको यहाँ पर समझना है। उसके बाद एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। जब आर्टिकल की बात होती है, आर्टिकल की, तो हमको पता है कि दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल द, जिसको हम बोलते हैं, और इनडेफिनेट आर्टिकल a/n। तो अब बात ऐसी है कि आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट होने या करने से पहले हमको नाउन का डेफिनेट या इनडेफिनेट पता लगाना पड़ता है। कि अगर आपको ये पता चल गया कि नाउन डेफिनेट है तो फिर ये बात बहुत आसान है आपके लिए कि जो आर्टिकल लगेगा वो द लगेगा। और अगर आपने ये पता लगा लिया कि नाउन इनडेफिनेट है तो जो आर्टिकल लगेगा वो a/n लगेगा। इसमें क्या डिफरेंस है ये तो हम जानते हैं, आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे कि a कब लगता है और n कब लगता है। तो एक बात जो मैंने आपको अभी बोली वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दैट इज, you have to identify whether the given noun is definite or indefinite. If the given noun is definite, then the definite article the is used before that noun, and if the given noun is indefinite, then the indefinite article a/n is used before that noun. तो हमारा टास्क आर्टिकल के क्वेश्चन को देखते ही सिर्फ एक ही होगा कि हमको नाउन के बारे में पता लगाना है कि नाउन कैसा है, डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है। ये हमारा टास्क है। अगर आपने नाउन पता लगा लिया तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है आर्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चंस में देखते हैं कैसे लगता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अब आप देखें, सबसे पहली बात तो ये होती है कि यहाँ पर जो भी आर्टिकल लग रहा है वो आगे आने वाले नाउन के लिए लग रहा होगा, भले ही उस नाउन के पहले कुछ आया हो जो कि इस नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा मेटल है, तो यूजफुल मेटल है। तो ये यूजफुल है वो बेसिकली एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल लगेगा एडजेक्टिव के पहले, पर आया किसके लिए है? मेटल के लिए, जो कि एक नाउन है। तो यहाँ से एक बात तो पक्की हो गई कि जो आर्टिकल आता है वो सेंटेंस में किसके लिए आता है? नाउन के लिए। नाउन के लिए आता है आर्टिकल, मतलब आर्टिकल का एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन नाउन। अब अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो गया तो आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा। तो बोला जा रहा है कि आयरन इज डैश यूजफुल मेटल। अब आप देखिए, अगर आप द यूजफुल लगाते हैं इसमें, अगर आप द यूजफुल मेटल लगा देते हैं, इसका मतलब आयरन ही इकलौता ऐसा मेटल है जो कि यूजफुल है और बाकी सारे मेटल यूजफुल नहीं है। तो जब भी द की बात होती है, द जब आप किस केस में लगाएंगे? जब कोई भी चीज स्पेसिफिक हो या फिर पर्टिकुलर हो, इसी को ही दूसरे वर्ड्स में हम बोलते हैं डेफिनेट हो।
तो अगर आप यहाँ पर द लगा दें, इसका ये मतलब है कि आयरन ही इकलौता ऐसा मेटल है जो कि यूजफुल है और बाकी सारे मेटल यूजफुल नहीं है, इसलिए यहाँ पर द नहीं लगेगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आयरन बहुत सारे यूजफुल मेटल में से एक है, अर्थात आयरन एक यूजफुल मेटल है, इसीलिए यहाँ पे ए या एन आएगा। तो यूजफुल है तो ए आएगा। तो थोड़ा सा ए और एन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ए कब यूज किया जाता है और एन कब यूज किया जाता है। आपको जो भी वर्ड दिया होगा जिसके बाद आपको आर्टिकल लगाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है यूजफुल, आप उस वर्ड को हिंदी में लिख लीजिए यूजफुल। उस वर्ड को आप जब हिंदी में लिखेंगे तो उसका पहला लेटर अगर हिंदी में व्यंजन है, फिर से सुने आप, अगर उस वर्ड का पहला लेटर हिंदी में व्यंजन है तो फिर आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और अगर पहला लेटर आप हिंदी में लिखा और वो स्वर है, जैसे कि अम्ब्रेला, अब देखिए जो पहला आपने इसको हिंदी में लिखा तो पहला अक्षर स्वर है, तो जब स्वर होगा तो एन लिखना है, बस यही कॉन्सेप्ट है। कोई वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड में हमको फंसना नहीं है, चीजों को हमको हमारे लिए आसान बनाना है। यू हैव टू मेक द सब्जेक्ट इजियर फॉर यू। तो जब भी पहला लेटर अगर स्वर है तो फिर एन का यूज करिए आप इंडेफिनिट की जब बात होगी, मतलब कि जब नाउन इंडेफिनिट होगा, और जब पहला लेटर व्यंजन है तो ए लगेगा जब इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही हमको मोटा मोटा जानना होता है आर्टिकल के लिए। तो द क्यों नहीं लगेगा ये मैंने बता दिया आपको। अब ए और एन की बात थी, आर्टिकल तो लगेगा क्योंकि नाउन दिया हुआ है तो नो आर्टिकल भी खत्म। अब ए और एन में से क्या लगेगा, तो ए लगेगा। तो यहाँ पर बात होगी फर्स्ट क्वेश्चन की। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रुस्तम वॉज डैश यंग हीरो। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, अगर आपने द लगा दिया मतलब आप ये समझिए कि जो हीरो है इकलौता रुस्तम ही ऐसा हीरो है जो यंग है, बाकी सब यंग नहीं है। आप ये नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि रुस्तम एक यंग हीरो है, मतलब और भी हीरो होंगे जो यंग होगा, उनमें से एक रुस्तम है, मतलब इकलौता रुस्तम ही ऐसा नहीं है जो यंग हीरो है। अगर ऐसा होता तो द लगता, पर ऐसा नहीं है क्योंकि यंग हीरो और भी होंगे डेफिनेटली। तो फिर यहाँ पे रुस्तम वॉज अ यंग हीरो, रुस्तम एक यंग हीरो है। तो बेसिकली ए स्लैश एन, इन दोनों क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट लगा है वो ए स्लैश एन एक को दर्शाता है, एक को दर्शाता है, ये कॉन्सेप्ट लगा है और कुछ नहीं। सबसे पहला आपका टास्क है कि आप पता करेंगे कि ये दिया हुआ नाउन डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है। तो ये दिया हुआ नाउन इनडेफिनेट है इसलिए क्योंकि और भी हीरो होंगे जो यंग होंगे, सिर्फ रुस्तम ही यंग हीरो नहीं है, इसलिए ए। तो आप बोलना ये चाह रहे हैं कि रुस्तम एक यंग हीरो है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सी डैश ग्रीन ग्रास। अब देखिए ए और एन लगाने पर क्या होता है, अगर आप ए या एन लगाएंगे इसका मतलब आपने एक ग्रीन ग्रास देखा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एक ग्रीन ग्रास देखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, स्पेसिफिक नहीं बट अनकाउंटेबल है। स्पेसिफिक इस सेंस में लोगे आप कि ग्रास और भी होते हैं येलो ग्रीन, तो आपने ग्रीन देखा, और दूसरी बात ये अनकाउंटेबल है। और कोई भी चीज जब अनकाउंटेबल होती है, अगणनीय होती है, तो उसमें ए और एन नहीं लगता। ये हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर अनकाउंटेबल होती है तो उसमें ए स्लैश एन नहीं लगता, क्योंकि आप अनकाउंटेबल चीजों में ए स्लैश एन लगा देंगे मतलब आप उसको सिंगुलर बना देंगे। तो जो चीज अनकाउंटेबल है आप उसको सिंगुलर बना करके एक कैसे गिन सकते हो, तो इसलिए ए स्लैश एन नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा द ग्रीन ग्रास, आई सी द ग्रीन ग्रास। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, आपको सिर्फ एक कंसेप्ट लगाना है, डेफिनेट या इनडेफिनेट नाउन। आपको सिर्फ नाउन का पता लगाना है, उसके बाद अगर इनडेफिनेट आ गया तो ए और एन में से कौन सा आएगा ये पता लगाना बहुत ही आसान है। अगर जो फर्स्ट वर्ड है उसमें आप हिंदी में लिख लीजिए उसको जिसके सामने आपको आर्टिकल लगाना है। अगर वो लिखा हुआ वर्ड का पहला अक्षर व्यंजन है तो ए आएगा, और पहला अक्षर अगर स्वर है तो एन आएगा, बस इतना ही है। वॉवल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड में फंसेंगे नहीं हम। अब दिल्ली इज डैश कैपिटल सिटी।
अब आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ दिल्ली ही ऐसी सिटी है जो कैपिटल है पूरे इंडिया में, और कहीं भी कोई सिटी कैपिटल नहीं? ऐसा नहीं है, रायपुर खुद एक कैपिटल है, रायपुर, हैदराबाद, ये सारी कैपिटल सिटीज हैं। तो दिल्ली उनमें से एक कैपिटल सिटी। तो आप बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी। अगर आप द लगा दिए, इसका ये मतलब हो जाएगा कि दिल्ली इज द कैपिटल सिटी, मतलब दिल्ली के अलावा और कोई भी सिटी कैपिटल सिटी नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली एक कैपिटल सिटी है। एन खत्म, द खत्म। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन हमने डाला है, इसको आप पढ़िए। तो प्रीवियस क्वेश्चन था कि दिल्ली इज अ कैपिटल सिटी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली इज डैश कैपिटल ऑफ इंडिया। अब जो दिल्ली है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया का कैपिटल तो एक ही हो सकता है, मतलब स्पेसिफिक हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर हो सकता है। फिर हम घूम करके पहुंच गए, पर्टिकुलर बोल दिया मैंने, इसका मतलब डेफिनेट है। दिल्ली का कैपिटल जो है वो डेफिनेट है, सॉरी, इंडिया का कैपिटल जो है वो डेफिनेट है। कौन? दिल्ली। तो इंडिया का जो कैपिटल है वो डेफिनेट है दिल्ली, तो इसीलिए यहाँ पर द आएगा, क्योंकि और भी बहुत सारे कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं है, कैपिटल ऑफ इंडिया एक ही है, दिल्ली, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा द। स्पेसिफिक है, जिसको हम बोलते हैं निश्चित, डेफिनेट का मतलब निश्चित। तो ये खत्म, द। ठीक है, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, द इंस्पेक्शन टुक एन आवर। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। द इंस्पेक्शन टुक एन आवर, इंस्पेक्शन में 1 घंटे लगे। तो आर आया, जैसे कि मैंने कहा था, आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, और अगर पहला अक्षर स्वर है तो ए या एन में से आप एन का चुनाव करेंगे। तो द इंस्पेक्शन टुक एन आवर। द आर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि किसी स्पेसिफिक घंटे की बात नहीं हो रही है, आप सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि इंस्पेक्शन में 1 घंटा लगा। अभी आगे के क्वेश्चन में स्पेसिफिक वाला आएगा, तब और क्लैरिटी हो जाएगी द को लेकर के। अब यहाँ देखेंगे, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा, पिछले भी थे पर ये थोड़ा ज्यादा है। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो बात ऐसी है, जो डॉग है वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले जब आर्टिकल ए स्लैश एन, या फिर मैं बोलूं जब इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, तो ये पूरी चीज उस कॉमन नाउन की पूरी जाति को दर्शाती है। पूरी जाति को मतलब पूरी होल क्लास, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो होल क्लास ऑफ दैट कॉमन नाउन को दर्शाती है, होल क्लास। तो मतलब यहाँ पर अगर मैं ए लिखूं, इसका मतलब एक डॉग फेथफुल है ये नहीं बोलना चाह रही हूँ मैं, एक डॉग फेथफुल एनिमल है ये नहीं बोलना चाह रही हूँ। अ डॉग मतलब ए स्लैश एन प्लस कॉमन नाउन का मतलब होता है पूरी उसकी होल क्लास, मतलब जितने भी डॉग्स हैं वो सारे के सारे फेथफुल हैं। यहाँ पर ए का मतलब एक नहीं है, यहाँ पर ए का मतलब सभी है। जब वो कॉमन नाउन के साथ यूज होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, तो उसका मतलब होता है सभी। तो सभी डॉग्स फेथफुल हैं ये बोलना चाह रही हूँ मैं ये क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट इज डैश सन शाइन्स ब्राइटली। अब ये तो हम बचपन से पढ़े हैं कि द सन शाइन्स ब्राइटली। ए और एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं, और यूनिक ऑब्जेक्ट्स के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो द सन शाइन्स ब्राइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। डैश मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। डैश मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू। तो आप देखिए, मिस्टर शर्मा, यहां पर जिस आर्टिकल का यूज होगा वो ए होगा। मैं रीजन बताती हूँ क्यों। आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सोचें कि आपसे, आपके पापा से कोई मिस्टर शर्मा मिलने आए हैं, तो बेसिकली अगर आप उन मिस्टर शर्मा को नहीं जानते तो आप अंदर जाकर के बोलेंगे कि आपसे कोई मिस्टर शर्मा मिलने आए हैं। तो मैं ये बताने जा रही हूँ, जब सरनेम के साथ मिस्टर या मिसेस या मिस लगा हुआ हो तो उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, और वो इनडेफिनेट आर्टिकल वहां पे एक को नहीं बता रहा होता है, वहां पे वो इनडेफिनेट आर्टिकल कोई को दर्शा रहा होता है। तो कोई मतलब अनसर्टेन है, आप नहीं जानते मिस्टर शर्मा को, इसीलिए आपने बोला कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए हैं।
तो वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन होने की वजह से इनडेफिनेट है, और इनडेफिनेट है तो इनडेफिनेट आर्टिकल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अब बात शुरू यहाँ से होती है कि प्रॉपर नाउन से पहले जनरली किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे ए राम या द राम आपने कभी भी नहीं देखा है। उसका रीजन यही है कि राम प्रॉपर नाउन है और जनरली प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। पर यहाँ पर मिस्टर शर्मा प्रॉपर नाउन होने के बावजूद यहाँ पर आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ए कोई को दर्शा रहा है, यहाँ पर ए कोई को दर्शा रहा है, कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आए हैं। तो इस केस में जब मिस्टर, मिस या मिसेस के साथ कोई सरनेम का यूज हुआ हो तो आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए/एन का इस्तेमाल कर सकते हैं कोई को दर्शाने के लिए। तो ये एक कॉन्सेप्ट था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लायन इज डैश स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। तो ये तो हमको बिल्कुल पता है कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें ER या फिर मोर आता है, सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST या फिर मोस्ट आता है। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल, मतलब लायन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है बाकी दूसरे एनिमल से। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर डैश फूल टू डू दैट। देखिए इस क्वेश्चन में मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप ऐसा करने वाले बहुत से फूल्स हैं, उसमें से आप एक हैं। मतलब मान लीजिए आपने मुझे बोला, कोई चीज बोली आपने, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई आप एक फूल हैं कि आपने ऐसा किया। तो सिर्फ आप ही इकलौते ऐसे फूल नहीं हैं, ऐसा और भी कोई लोगों ने किया होगा, और भी कोई लोग बेवकूफ होंगे, तो आप उनमें से एक हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप। तो यू आर अ फूल टू डू दैट, आप एक बेवकूफ हैं ऐसा करने वाले, मतलब ऐसा करने वाले और भी बेवकूफ हैं, उनमें से आप एक हैं। तो you are a fool to do that. Coming to the next question, she is dash honest girl. बहुत easy सा question है। honest, तो आपने देखा फर्स्ट जो लेटर, मतलब हिंदी में बोलूं तो अक्षर है, वो स्वर है, तो यहाँ पर आएगा n। she is an honest girl, वो एक ईमानदार लड़की है। नेक्स्ट, I bought डैश हॉर्स एंड डैश ऑक्स। तो यहाँ पे कुछ भी इस हॉर्स या ऑक्स के बारे में स्पेसिफिक नहीं बोला जा रहा है, पर्टिकुलर नहीं बोला जा रहा है, इसलिए डेफिनेट नहीं है। ये जो नाउन है ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो सिंपल सा आई बॉट अ हॉर्स एंड एन ऑक्स। देखो ऑक्स, अ मतलब स्वर इसलिए एन, हॉर्स ह इसलिए ए। फिर से बोल रही हूँ, वोवल और कॉन्सोनेंट साउंड में फंसना नहीं है, सिंपल सी चीज है, आप उसको हिंदी में लिख लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग किया नहीं जाता। क्या बोला मैंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले सामान्यता जनरली किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। पर उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन को अगर स्पेसिफिक बना दिया जाए, क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है आपको कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन स्पेसिफिक है, तो कोई भी चीज पर्टिकुलर जब हो जाए, निश्चित जब हो जाए, तो एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल होने के बावजूद उसके सामने आर्टिकल का यूज किया जाता है। ये एक अच्छा कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसका जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी जो बात मैंने अभी बोली आपको। डैश ऑनेस्टी ऑफ राम। अब यहाँ पे किसकी ऑनेस्टी की बात की जा रही है? राम की ऑनेस्टी की बात की जा रही है। इसका मतलब ऑनेस्टी को भी पर्टिकुलराइज किया जा रहा है, ऑनेस्टी को डेफिनेट बनाया जा रहा है। तो डैश ऑनेस्टी ऑफ राम इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल। राम की ऑनेस्टी सभी के द्वारा अप्रिशिएट की जाती है। तो यहाँ पर जो आएगा आर्टिकल द का यूज होगा। द ऑनेस्टी ऑफ राम इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल,
ए और एन का इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि इनडेफिनिट नहीं, यहाँ पर हमने डेफिनेट बना दिया। किसकी ऑनेस्टी की बात हो रही है? राम की ऑनेस्टी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले आर्टिकल द का यूज होगा। कहने का मतलब जैसे ही कोई नाउन स्पेसिफिक दिखने लगे, पर्टिकुलर दिखने लगे, निश्चित डेफिनेट दिखने लगे, आप तुरंत ही आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करने लगेंगे। और अगर वो नाउन इनडेफिनेट दिखे तो आप a/n का यूज करेंगे। कमिंग टू, देखिए इसी में मैं आपको मटेरियल नाउन का भी एक एग्जाम्पल बता दूं। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन होता, डैश गोल्ड इज प्रीशियस, तो यहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता क्योंकि गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन, तो जनरली मटेरियल नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो यहाँ पर भी नहीं किया जाएगा। बट अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसा बोलूं कि डैश गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, डैश रिंग गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, तो ऐसा होगा कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। तो यहाँ पर मटेरियल नाउन तो है गोल्ड, पर स्पेसिफाई कर दिया गया उस गोल्ड को क्या बोल करके कि मेरी रिंग का गोल्ड प्योर है, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। तो चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज और जान लेते हैं, इसका थोड़ा सा कंक्लूजन निकालते हैं जो अभी हमने पढ़ा। तो पहली बात कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ जनरली किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, ये पहला पॉइंट है। फिर सेकंड पॉइंट है कि a/n मतलब कि इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता, इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता। अब क्यों इसको सुनेंगे, इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले a/n मतलब कि इंडेफिनिट आर्टिकल लगा देंगे, तो a/n लगा करके आपने उसको सिंगुलर बना दिया, सिंगुलर बना दिया मतलब आप कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को एक बोल रहे हैं आप। और जब हमने ये पता कर लिया कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, अगणनीय है, तो जब कोई चीज अगणनीय होती है तो वो एक नहीं हो सकती, आप उसको सिंगुलर बना करके एक नहीं बता सकते। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले a/n तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो जो आर्टिकल लग सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले वो सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले वो सिर्फ और सिर्फ द है। तो 3 पॉइंट्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के। पहला कि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले जनरली सामान्य तौर पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में किया था डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वहां पर नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि a/n का तो बिल्कुल यूज नहीं होगा एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के साथ। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है। तो आप अगर a या n लगा देते हैं एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले, इसका मतलब आप एक बोल रहे हैं उसको, तो एक बोल रहे हैं मतलब आप उसको गिन रहे हैं। तो जब ये अगणनीय है तो ये एक भी नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल है तो ये 1 भी नहीं हो सकता। देन दी थर्ड पॉइंट इज जो आर्टिकल लग सकता है एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन के पहले वो द है, और द भी किस कंडीशन में लगेगा, जब वो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन को स्पेसिफाई किया जाए, पर्टिकुलराइज किया जाए, निश्चित या फिर डेफिनेट किया जाए। जैसे कि हमने अगले क्वेश्चन में देखा था कि द ऑनेस्टी ऑफ राम इज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, तो वहां पे ऑनेस्टी के पहले द लगा था क्योंकि किसके ऑनेस्टी के बारे में बात हो रही थी, राम के ऑनेस्टी के बारे में। तो दिस वाज द कांसेप्ट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन जो कि एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द पुलिस कॉट डैश thief who stole my horse, the police caught dash thief who stole my horse। तो बोला ये जा रहा है कि द पुलिस, तो पुलिस ने किस चोर को पकड़ा, उस चोर को जिसने हॉर्स को चुराया था। तो अब यहाँ पे जो थीफ है जो कि नाउन है, बेसिकली यहाँ पे जो थीफ है नाउन है वो स्पेसिफिक हो गया, उसी चोर को पकड़ा गया जिसने हॉर्स को चुराया था। तो जैसे ही ये थीफ स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो यहाँ पर द आएगा। देखिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, पुलिस कॉट डैश थीफ,
तो देखिए यहाँ पर थीफ के बारे में एज सच कुछ बोला नहीं जा रहा है कि हम बोलें कि, स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका, एफ आएगा ये, कि कुछ स्पेसिफिक चोर के बारे में बात हो रही है, किसी भी चोर को पकड़ सकते हैं। तो पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, तो पुलिस कॉट अ थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ा, तो ये सिंपल सी चीज हो गई। यहाँ पर थीफ को पर्टिकुलराइज नहीं किया गया, स्पेसिफिक नहीं किया गया, इसीलिए नाउन स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इसलिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जबकि इस क्वेश्चन में ये नाउन डेफिनेट है, उसी चोर को पकड़ा गया जिसने वो हॉर्स चुराया था, दैट इज व्हाई यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। तो अब ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन वेदर द नाउन इज डेफिनेट और इनडेफिनेट, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू चूज द आर्टिकल। चलिए अगला क्वेश्चन है, he lives in dash city, he lives in dash city, तो he lives in a city, वो एक शहर में रहता है। कुछ भी इस शहर के बारे में अलग से बताया नहीं गया है, इसका मतलब ये निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है तो अनिश्चित है, अनिश्चित है तो इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, अनिश्चित है इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा तो a/n, और सिटी के हिसाब से ए आर्टिकल वहां पर सूटेबल है, तो he lives in a city, n नहीं आएगा, द नहीं आएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल देखिए, गिव मी डैश पेन आई गेव यू, गिव मी डैश पेन आई गेव यू। अब देखिए अगर मैं आपको बोलती इसकी जगह पर गिव मी डैश पेन, आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, तो आप मुझे कोई सा भी पेन दे सकते हो। इसका मतलब मान लीजिए ये बहुत सारे पेन्स हैं, इन पेन्स में से आप मुझे कोई सा भी पेन दे सकते हैं, तो यहाँ पर पेन जो है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, कोई सा भी पेन आप मुझे दे सकते हैं। तो जब कोई सा भी की बात होती है, अनसर्टेनिटी की बात होती है, तो अनसर्टेन अगर कोई चीजें हैं मतलब इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट है मतलब कि इनडेफिनेट आर्टिकल a/n का यूज किया जाएगा। आप मुझे कोई सा भी पेन दे सकते हैं अगर मैं आपसे पेन मांगू तो, पर इस क्वेश्चन में देखिए आपको मुझे वही पेन देना है जो मैंने आपको दिया था। गिव मी डैश पेन आई गेव यू, मतलब आप मुझे वही पेन दीजिए जो पेन मैंने आपको दिया था। तो फिर यहाँ पे ये पेन अब निश्चित हो गई, अब आप मुझे कोई सी भी पेन नहीं दे सकते, अब ये एक पर्टिकुलर पेन है जिस पेन के बारे में बात हो रही है, जो पेन मैंने आपको दिया था। तो गिव मी द पेन आई गेव यू, गिव मी द पेन आई गेव यू, ये बात हो जाएगी यहाँ पर। तो आप देखिए किस तरह से नाउन निश्चित बनता है, जिस वजह से उसके साथ निश्चित आर्टिकल का, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। अब आपको वही पेन देना है जो मैंने आपको दिया है, अब वो दुनिया की कोई सी भी पेन नहीं है, अब ये स्पेसिफिक पेन हो गई, स्पेसिफिक हो गई मतलब कि डेफिनेट हो गई, और डेफिनेट हो गई मतलब कि डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई होम इज नियर डैश स्कूल। अब देखिए इस कंसेप्ट पे आपका क्वेश्चन इस बार SI प्री में आया था, इस सेम कंसेप्ट पे स्कूल वाला एक क्वेश्चन था SI प्री में। तो देखिए ये कंसेप्ट लगा था उसमें, माई होम इज नियर डैश स्कूल। तो बात ऐसी होती है कि जैसा हो गया स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, चर्च, मॉस्क या और सारी चीजें, इन चीजों के सामने कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा अगर इनका प्रयोग वाक्य में उसी लिए किया जाए जिसके लिए इनका निर्माण हुआ है। कहने का मतलब स्कूल का निर्माण पढ़ने और पढ़ाने के लिए किया गया है, तो जब इस तरीके से स्कूल को इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके सामने कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। पर इस एग्जाम्पल में देखिए माई होम इज नियर डैश स्कूल, तो बताइए ये स्कूल बनाने का मतलब स्कूल के निर्माण करने का उद्देश्य मेरे घर का एड्रेस बताना तो नहीं होगा, तो इसका मतलब इस स्कूल का इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। किस उद्देश्य के लिए? मेरे घर का एड्रेस बताने के लिए, किसी घर का एड्रेस बताने के लिए। तो यहाँ पर उद्देश्य बदल गया, इसीलिए आर्टिकल का यूज होगा। फिर से बोल रही हूँ, जब किसी चीज का निर्माण किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाए और उस पर्पस के लिए सेंटेंस में उसको यूज किया जाए तो वहां पर आर्टिकल नहीं आता। पर अगर जिस चीज के लिए उसका निर्माण किया गया है उस उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल ना किया जाए तब वहां पर आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए माई होम इज नियर द स्कूल। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता
कि माई ब्रदर गोज टू डैश स्कूल डेली। तो यहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता कि माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली, मतलब मेरा भाई रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी बातें नहीं बोली जा रही स्कूल के लिए जो बताएं कि स्कूल का निर्माण जिसके लिए किया गया है उसका प्रयोग सेंटेंस में किसी और चीज के लिए किया गया है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि स्कूल का प्रयोग घर का एड्रेस बताने के लिए किया गया है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल। तो मैं एक एप्पल खाना चाहती हूँ, एक सिंपल सी चीज है कि आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल। तो आप मुझे कोई सा भी एप्पल ला करके दे सकते हैं, द की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये जो एप्पल है, जो नाउन है, वो पर्टिकुलर या स्पेसिफिक या डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, इसलिए इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, एक एप्पल मैं खाना चाहती हूँ, तो कोई से भी एप्पल की बात हो रही। पर अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह बोलूं, आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल, डैश एप्पल which is in the table, which is in the table, जो कि मैं वही एप्पल खाना चाहती हूँ जो टेबल पर रखा हुआ है, मैं वही एप्पल खाना चाहती हूँ जो टेबल पर रखा हुआ है, तब ये एप्पल कोई भी एप्पल नहीं होगा। अब इसके बारे में आगे जो बात बोली गई है वो इस नाउन को पर्टिकुलर बना रहा है, स्पेसिफिक मतलब कि डेफिनेट बना रहा है, इसलिए इस वाले एग्जाम्पल में आर्टिकल द का यूज होगा। अब जो चीज डेफिनेट इनडेफिनेट के बारे में मैंने बोली थी, अब यहाँ पर आपको क्लैरिटी होने लगी होगी, और यही मेन टास्क होता है आर्टिकल में। हम आर्टिकल के इजी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमको डेफिनेट और इनडेफिनेट में चीजें समझ नहीं आती कि इनडेफिनेट है नाउन या डेफिनेट है। अगर वो चीज हमको समझ में आ जाए तो आर्टिकल के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। वेयर इज, अच्छा आंसर लिख दिया इन्होंने, चलिए वेयर इज द सर्वेंट, ब्लैंक हट गया, आंसर यही है, वेयर इज द सर्वेंट। इसका रीजन, आप जब पूछ रहे हैं तो पूछने वाले मतलब वक्ता और श्रोता दोनों को ही पता है कि सर्वेंट कौन से सर्वेंट की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर जाकर के अपनी मम्मी से पूछते हैं कि सर्वेंट कहाँ है, तो उनको मालूम है कि कौन से सर्वेंट के बारे में आप पूछ रहे हैं। मतलब अगर एक सर्वेंट आपके घर पे काम करता है तो आप पूछ रहे हैं कि वेयर इज द सर्वेंट, मतलब कि सर्वेंट कहाँ है। तो वक्ता और श्रोता दोनों को ही मालूम है कि किसकी बात की जा रही है, किस सर्वेंट की बात की जा रही है, इसलिए सर्वेंट स्पेसिफिक हो गया, इसलिए यहाँ पर द आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राम गेव मी डैश 1 रुपी नोट। तो राम गेव मी अ 1 रुपी नोट, द 1 रुपी नोट ने इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इकलौता 1 रुपए का नोट नहीं होगा इस पूरी दुनिया में, और भी 1 रुपए के नोट होंगे। तो राम गेव मी अ 1 रुपी नोट मतलब कि 1 1 रुपी नोट राम ने मुझे दिया। द इसलिए लिखोगे क्योंकि और भी 1 रुपए के नोट हो सकते हैं और होंगे ही, तो इसी वजह से ये जो 1 रुपी नोट है वो कैसा है, इनडेफिनेट है, इसलिए जो आर्टिकल लगा वो इनडेफिनेट। अब ए या एन में से कैसे पता करते हैं हम, फर्स्ट वर्ड को आप लिख लीजिए, अगर पहला अक्षर व्यंजन है तो आर्टिकल यूज होगा ए, और पहला अक्षर अगर स्वर होता तो आर्टिकल यूज होता एन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एंड डैश टीचर इज कमिंग। तो ये भी कंसेप्चुअल है, द प्रिंसिपल एंड डैश टीचर इज कमिंग, कहने का मतलब अब आपको ये पता करना है कि यहाँ पे आर्टिकल आएगा कि नहीं। तो देखिए, अगर 2 नाउन्स हैं और एंड से जुड़े हुए हैं, अगर 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हैं तो 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो 2 नाउन अलग अलग होंगे या वो 2 नाउन एक ही होंगे। कहने का मतलब वो दोनों नाउन प्रिंसिपल और टीचर या तो एक ही व्यक्ति होगा या प्रिंसिपल और टीचर 2 अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो एक ही व्यक्ति हैं या अलग अलग व्यक्ति हैं ये हमको कैसे पता चलेगा, आगे आए हुए वर्ब से। देखिए इज बोल रहा है, इज बोल रहा है मतलब कि सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब आया है मतलब ये सब्जेक्ट जो होगा यहां तक पूरा वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कहने का मतलब टीचर और प्रिंसिपल एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। कैसे पता चला एक ही व्यक्ति है, इस इज से, सिंगुलर वर्ब से, क्योंकि सिंगुलर वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, द वर्ब हैज टू अग्री विद द सब्जेक्ट टू मेक द सेंटेंस करेक्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और टीचर एक ही व्यक्ति हैं,
तो फिर यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप द प्रिंसिपल एंड द टीचर लिख देते हैं तो वहां पे आर होना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर दोनों नाउन्स के पहले आप अलग अलग आर्टिकल का यूज करते हैं, मतलब आप दो व्यक्तियों को दर्शा रहे हैं। और अगर दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया हुआ है, मतलब वो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को दर्शा रहे हैं या एक ही चीज को दर्शा रहे हैं। जैसे कि प्रिंसिपल और टीचर के पहले अगर एक ही आर्टिकल लगा है, मतलब प्रिंसिपल और टीचर एक ही व्यक्ति है। यही रीजन है कि आगे आने वाला वर्ब सिंगुलर है। अगर यहाँ पर आर होता तब आप यहाँ द लगाते, वो इस चीज को बता रहा होता कि एक प्रिंसिपल एक अलग व्यक्ति है और टीचर एक अलग व्यक्ति है। मतलब टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। तो जितने आर्टिकल उतने लोग। तो यहाँ पर प्रिंसिपल और टीचर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रिंसिपल और टीचर एक ही व्यक्ति हैं। इज से हमको पता चला। तो ये बात हो गई कि यहाँ पर आएगा नो आर्टिकल। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आर्टिकल के, जिसमें हमने देखा कि आर्टिकल के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था वीडियो के, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन। आपको नाउन के बारे में पता लगाना होता है कि नाउन कैसा है। हमको इस तरीके से जोर नहीं डालना है कि किसी भी क्वेश्चन में ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। आप सिर्फ ये पता लगा लीजिए कि जो आगे नाउन दिया हुआ है वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अगर डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा द, और अगर दिया हुआ नाउन आपको इनडेफिनेट लग रहा होगा तो ऑब्वियसली इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा ए/एन। फिर ए/एन में कैसे डिफरेंस करते हैं वो हमने आपको सिखा दिया इस वीडियो में। तो ये कुछ वीडियोस थे आर्टिकल के, जिससे आपके कुछ कंसेप्ट एग्जाम में आते हैं, उसकी क्लैरिटी होगी। पढ़ने के बाद भी हम इंग्लिश में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमको दिक्कत आती है सोल्यूशन में, क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। तो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। आगे के भी जो कुछ वीडियोस आएंगे वो टॉपिक बेस्ड होंगे। उसके बाद हम मिक्स्ड MCQs के भी वीडियोस लेकर आएंगे बीच बीच में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।